बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की, आपका प्रोग्राम। मैं हूं सौरभ, आपके साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, प्रोफेसर संगीत रागी जी और समीर चौगांवकर जी, वो इस वक्त हमारे साथ हैं। और शुरुआत करते हैं। भारत के एक बड़े जनरल ने एक बात कही है पाकिस्तान को लेकर। पाकिस्तान को लेकर हमारी आर्मी के वेस्टर्न कमांड के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार, उनका एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। और लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने कहा है कि वेस्टर्न फ्रंट पर जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। वेस्टर्न फ्रंट मतलब पाकिस्तान, तो वहां पर जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। भारत के प्रयासों के बावजूद पाकिस्तान ने लड़ाई का माहौल बनाया हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की फौज भारत से दोस्ती नहीं चाहती। वर्ड उन्होंने पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान की फौज इस्तेमाल किए कि पाकिस्तान की फौज हमसे दोस्ती नहीं करना चाहती, वो सिर्फ आतंकियों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहती है। लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर हालात ऐसे बन चुके हैं कि पहले तो वो हमें आतंकी हमलों के जरिए ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, इस डॉक्ट्रिन पर पिछले 40 साल से वो काम कर रहे हैं कि कभी पंजाब में टेररिज्म, कभी कश्मीर में टेररिज्म, फिर भारत के अलग अलग हिस्सों के अंदर इस किस्म की जिहादी सोच वाले आतंकी संगठन बना के धमाके कराना। अब उन्होंने कहा लेकिन वहाँ सिर्फ इससे उनका काम नहीं चलता, क्योंकि भारत ने उस पर बहुत हद तक काबू पा लिया। अब अपनी सेना को रेलेवेंट बनाए रखने के लिए पाकिस्तान में और सेना के अंदर जो हालात बने हुए हैं आसिम मुनीर के फील्ड मार्शल बनने के बाद, ये उन्होंने नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की आर्मी के हालात को देखते हुए जंग की संभावना बहुत ज्यादा है। हमारे संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं हो पाए हैं हमारे अथक प्रयासों के बावजूद, क्योंकि पाकिस्तान का शीर्ष नेतृत्व, जो कि हमेशा से उसकी सेना के हाथ में रहा है, वो चाहता है कि दोनों देशों के बीच लड़ाई का माहौल बना रहे। अगर शांति होगी या दोस्ती होगी तो पाकिस्तान की सेना की महत्वता कम हो जाएगी। उसका मकसद लड़ाई के हालात को बनाकर रखना है, पर लड़ाई करने की ना तो पाकिस्तान में हिम्मत है, ना ही उसके पास इसकी ताकत है। वो सिर्फ आतंकवादी कार्रवाइयों के जरिए हमको नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसकी पॉलिसी है ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स, यानी कि आतंकवादी हमलों से हमें नुकसान पहुंचाते रहना। पहलगाम में जो गत वर्ष हुआ वो उसी सोची समझी साजिश का एक हिस्सा था। हमको तैयार रहने की आवश्यकता है। पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप अपने देश की समस्याओं से ध्यान हटाने के लिए या फिर खुद के स्वार्थ के लिए फिर से कोई दुस्साहस कर सकती है। इसलिए तैयारी जारी रखनी है और पहले से ज्यादा, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। बहुत बड़ी बात उन्होंने कही है कि तैयार रहना है, क्योंकि इस बार लड़ाई शायद सीमित ना हो। पहले तो 4 ही दिन की लड़ाई हुई ऑपरेशन सिंदूर में, अब वो कह रहे हैं शायद ये इतनी छोटी लड़ाई ना हो, हमें इसकी तैयारी करके रखनी है। लेकिन पाकिस्तान इतनी लंबी जंग नहीं लड़ सकता। सर, इस जो वो कह रहे थे फौज का तो काम है तैयार रहना, तो वो तो ये बात कहेंगे, लेकिन जो बात फिर वो कह रहे हैं कि अगली जंग शायद छोटी ना हो और जंग के आसार बहुत हैं, इसमें आपको केवल तैयारी वाला पक्ष ज़्यादा दिखाई दे रहा है या चेतावनी है या इसमें कोई रियलिटी भी है? दोनों शामिल हैं सर। इसमें चेतावनी भी है और तैयारी के लिए भी कह रहे हैं कि रियलिटी तो अभी देखिए, मुझे नहीं लगता कि जो हमारी लीडरशिप है वो अभी किसी युद्ध के लिए जाना चाहती हूँ, और भारत पहल करेगा ये तो कतई नहीं है। इसका मतलब वो तैयारी के लिए बात कर रहे हैं कि मान लीजिए पाकिस्तान की फौज कभी हमला करे, और मुझे लगता नहीं वो कितना भी माहौल बना ले, वहाँ पर वो मुनीर साहब हैं तो उनको अपना चलाने के लिए ये माहौल बनाए रखना ज़रूरी है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद इतनी हिम्मत वो इतनी जल्दी नहीं करेंगे कि कोई हमला या लड़ाई पाकिस्तान जो है भारत के साथ करे। लेकिन भारत का ये बात मैं मानता हूँ कि अब की बार लड़ाई वो सीमित नहीं होगी कि 4 दिन में होगा, अब आर पार की लड़ाई होगी यदि इस बार हुआ तो। और उसके लिए तैयारी की बात लेफ्टिनेंट जनरल कर रहे हैं मनोज कटियार साहब, पहले भी इस बात को कहते रहे हैं। और भारत के रक्षा मंत्री जी ने तो ये कह ही दिया कि भूगोल भी बदल दिया जाएगा। हमारे जो उपेंद्र द्विवेदी साहब हैं उन्होंने भी उसी तरह की बात की है। तो भारत इस बात के लिए तैयार है कि यदि लड़ाई होती है तो इस बार सीमित लड़ाई यानी सीज फायर पर जाके खत्म नहीं होगी, वो किसी नतीजे पर अंजाम तक जाएगी। ये पाकिस्तान को भी समझना चाहिए। अगली खबर पढ़ते हैं। ईरान में जो कुछ हो रहा है 28 दिसंबर से शुरू हुआ। पहले दिन खबर आई कि लोग कुछ सड़कों पर उतरे, कुछ बाजारों में उतरे, कुछ जगहों पर प्रोटेस्ट वगैरह हुए, नारे वगैरह लगे। और इसके पीछे उस वक्त ये खबर आई थी कि जो उनके शाह हैं, जो वहाँ के राजवंश के जो उत्तराधिकारी जो अब कहीं विदेश में बैठे हुए हैं, उनके आह्वान पर कुछ लोग बाहर निकले। उस दिन से लेकर आज का दिन, ये 13 दिन
ईरान जल रहा है। तस्वीर आप देख रहे हैं, ईरान में युद्ध और गृह युद्ध दोनों के हालात गहराते जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खमेनेई को सीधी चेतावनी दी है। तो ईरान के अंदर खामेनेई की हुकूमत के खिलाफ बगावत की आग भड़कती ही जा रही है। ईरान के सारे 31 राज्यों में 110 से ज्यादा शहरों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सोचिए, 110 शहर, 31 राज्य। और इसमें बड़ी खबर यह है कि तेहरान में इस वक्त हालात बिल्कुल बेकाबू हैं। तेहरान में बिल्कुल सिविल वॉर जैसे हालात बने हुए हैं। सड़कों पर, इमारतों में गोलीबारी हो रही है, आगजनी हो रही है। और आज एक मैं खबर देख रहा था टाइम मैगजीन की, उन्होंने एक ईरान के डॉक्टर को कोट करते हुए कहा है कि सिर्फ तेहरान में 6 अस्पतालों में 217 लोगों की लाशें लाई गई एक दिन में। तो आप सोचिए पूरे देश में कितने लोग मारे जा रहे होंगे। खुलकर इस वक्त वहां की सत्ता के खिलाफ लोग जो हैं विद्रोह की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। और जो वहां के IRGC जो है, जो सीधे आयतुल्ला के कमांड में आती है, उसके जवान, वो पुलिस, वहां की पुलिस पब्लिक पर सीधी गोलियां चला रही है। कुछ तस्वीरें ऐसी आई AK-47 से गोलियां जो हैं वो चल रही थी। इस बीच क्या किया वहां की सरकार ने, खामेनेई सरकार ने पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया। इंटरनेट बंद मतलब ये वहाँ के लोग अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचा नहीं सकते। दुनिया के लोगों का दुनिया में क्या सोच बन रही है ईरान को लेकर के, वो उनको पता नहीं। तो अब सब ट्रंप की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि ट्रंप ने अभी एक जो काम किया कि आप ईरान पर पहले भी हमला कर चुके हैं। अब एक देश के राष्ट्रपति को उठा के ले आया उसके महल के अंदर से, कह रहे तुम ईरान में भी करो। ईरान तो नारे लगाता है डेथ टू अमेरिका, और आप कहते हैं ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, तो करो, ईरान में हिम्मत है तो करके दिखाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी कई बार दी। अब इस बार उन्होंने फिर अयतुल्ला अली खमेनेई को चेतावनी दिया और कहा है कि हम बहुत भीषण प्रहार करेंगे। तो ये हालात थे वहां के। और जो ट्रंप हैं वो अब ईरान को लेकर के क्या उनकी सोच बन रही है, ये हमको भी देखना होगा। लेकिन समीर जी, जो तस्वीरें आ रही हैं, ईरान एक बड़ी ताकत है, ऐसा नहीं मानना चाहिए हमको। और ना वो वैसे वेनेजुएला है कि ट्रंप वहां पर स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे और आयतुल्ला को या वहां के राष्ट्रपति को उठा के। मुझे लगता है कि थोड़ा ट्रंप को धैर्य रखना चाहिए कि वहां की जनता ने जिस तरीके से वहां पर आंदोलन करके रखा है, कुछ ही दिनों की और बात है, खमेनेई खुद ईरान छोड़कर भाग जाएंगे। और मशहद शहर, वहाँ का जो दूसरा नंबर का सबसे बड़ा इस्लामी शहर है, वहाँ पर आंदोलनकारियों ने पूरा कब्जा कर लिया है। 40 लाख की पॉपुलेशन है और पूरा कब्जा आंदोलनकारियों का उस शहर के ऊपर हो गया है। 100 से ज़्यादा शहरों में, 31 प्रांतों में, सभी जगह आंदोलन चल रहा है। और मुझे लग रहा है कि अब थोड़ा सा ट्रंप को धैर्य रखना चाहिए। जो ट्रंप चाहते थे, जो इजराइल चाहता था कि भाई वो खमेनेई की सरकार जाए, वहाँ की ईरान की जनता चाहती थी कि शासन से हमें मुक्ति मिले। जनता अब सड़कों पर है और ये आंदोलन इतने स्तर पर चला गया है कि अब ईरान की सेना अपनी पूरी ताकत लगाकर भी इसे बचा नहीं सकती। खमेनेई को जाना तय है। अब वो आज जाते हैं, 24 घंटे बाद जाते हैं, 48 घंटे बाद जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्या जनता उनको कब्जा करके उनको मार देती है, या वो रूस में शरण लेके चुपचाप रूस भाग जाते हैं, बस ये देखने वाली बात होगी। अगर अभी अमेरिका हस्तक्षेप करेगा तो पूरा ठिकरा अमेरिका पर फूटेगा कि अमेरिका ने करवाया है, और अमेरिका के कारण देश में पूरा तख्ता पलट हुआ है। वहाँ की जनता तख्ता पलट करना चाहती है। वहाँ की जनता चाहती है कि उनके जो राजा इस समय अमेरिका में जिन्होंने शरण लिए हुए पहलवी, उनके वो वापस देश में लौटे और वो सत्ता संभाले। तो अब खमेनेई का शासन खत्म होने की कगार पर पहुंच गया है। ट्रंप साहब को थोड़ी धैर्य रखना चाहिए। उसके बाद वहां की जनता तय करेगी कि वहां के जो राजा है वो उनको बुलाती है, वहां लोकतंत्र आता है, उसके बाद ईरान को बनाने में क्या मदद के बगैर आप कुछ नहीं हो सकता, आप कह रहे हैं? नहीं, मुझे लगता है कि अब जरूरत ही नहीं है ट्रंप साहब की। जनता ही तख्ता पलट कर देगी, बिल्कुल निश्चित रूप से। उसके बाद ईरान को बेहतर बनाने में, विकास की जो मदद चाहिए वो अमेरिका दे। अपडेट मैं आपको दे दूं, ट्रंप को अगर कुछ करना होता, जैसे अभी उन्होंने वेनेजुएला में मादुरो को उठ पाया, तो एक हफ्ते के अंदर अभी वहाँ की जो अपोजिशन के लीडर हैं, नोबेल प्राइज विजेता इस बार की, उनसे मुलाकात भी कर रहे हैं, क्योंकि उनको वो वहाँ की सत्ता देना चाहते हैं। यहाँ पर रजा पहलवी के उनके रजा पहलवी का एक इफेक्ट है, एक वर्ग है जो उनको चाहता है कि भाई यही आदमी लौटा है, इसी का शासन लौटा है। तो उन्होंने तो खुली अपील की है ट्रंप से कि साहब वहाँ जनता तैयार है, सड़कों पर खून बहा रही है, आप आइए और आप मदद कीजिए ईरान पर। तो चाहते हैं कि ट्रंप हमला करें। लेकिन रजा पहलवी ने मिलने की भी एक ओपन कॉल दी थी कि मैं ट्रंप से मिलना भी चाहता हूं। ट्रंप ने अभी कहा है कि मैं रजा पहलवी से नहीं मिलूंगा, जो ईरान की मतलब इस विद्रोह के नायक हैं एक किस्म के, वो विदेश में हैं कहीं। ट्रंप उनसे नहीं मिलना चाह रहे हैं, लेकिन हाँ वो धमका रहे हैं आयतुल्ला की रिजीम को कि हम बहुत जोर से प्रहार करेंगे, जैसा हमने पहली बार किया था। सुना दिए ट्रंप की बात।
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago. We're watching the situation very carefully. I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen. There have been cases like this where President Obama totally backed down. But this is something pretty incredible that's happening in Iran. It's an amazing thing to watch. They've done a bad job. They've treated their people very badly, and now they're being paid back. So let's see what happens. We're watching it. We're watching it very closely. इस बहन का तो सीधा मतलब है अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू वॉच. लोग मारे जा रहे हैं और वो कह रहे हैं इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग टू वॉच और एंड वी आर वॉचिंग इट वेरी क्लोजली. अभी इसका मतलब समझें जरा. खमनी साहब का भी ऐसा तो नहीं कि वो वहाँ बैठ के बातों में तो हिसाब बराबर करेंगे ही ना. वो क्या कह रहे हैं? شما هر کی میخوای باش مزدور بیگانه که شدی برای بیگانه که کار کردی ملت تو رو مردود میدانه نظام اسلامی هم تو رو مردود میدانه این مربوط به اینا اون بابایی که با نخوت و غرور نشسته اونجا راجع به همه وقتی که در اوج غرور بودند سرنگون شدند این هم سرنگون خواهد شد. तो खमनी साहब को ये लग रहा है कि ये जो विद्रोही हैं ये कोई बहुत बड़ी तादाद में नहीं है. हालांकि वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा नहीं है. मेरे शायद 11-12 करोड़ के आसपास ही आबादी है. उनको लगता है हम कंट्रोल कर लेंगे. और ये भी मैं खबर देख रहा था कि वहाँ की सरकार में भी और वहाँ की जो सेना कह लीजिए उसके अंदर भी अभी तक इन्होंने इतनी गोलीबारी नहीं की थी. लोग मारे नहीं थे. लेकिन अब ये खुलकर इन्होंने कहा कि अब कुचलना पड़ेगा इस विद्रोह को. उनको लगता है कि हम कुचलने में कामयाब हो जाएंगे. और वो उन्होंने अपने लोगों से ये भी कहा जो क्योंकि उनके समर्थन में भी वहाँ पर देखा आपने लोग कैसे नारे लगा रहे थे. तो बहुत बड़ा वर्ग है जो उनके भी समर्थन में है. उनको लगता है कि ये जो बाकी ये विद्रोही हैं खमनी साहब ने कहा ये तो सब ट्रंप को खुश करने के लिए कर रहे हैं और ट्रंप खुश हो नहीं रहे. वो बस टीवी पे देख रहे हैं. देखिए ट्रंप जितना कह रहे हैं कि यदि एक भी गोली चली यदि आपने उस पर दमन करने की कोशिश की तो हम हस्तक्षेप करेंगे. अब तक का अभी आपने आंकड़ा बताया मुझे लगता है इससे कहीं ज़्यादा मौतें हुई हैं. जिस प्रकार से गोलियां चली हैं उसमें बहुत ज़्यादा मौतें हुई हैं. लेकिन इसके बावजूद भी अमेरिका दखल देने से अभी बच रहा है. भाषा के स्तर पर वाणी के स्तर पर सब चीज़ ठीक है लेकिन डायरेक्ट इंटरवीन अभी अमेरिका नहीं कर रहा है और मुझे लगता नहीं है कि करने की कोशिश करेगा. क्यों इसलिए नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पर ये वेनेजुएला वाली स्थिति नहीं हुआ है कि 2000 माइल्स दूर है और जो है वो रसिया और चाइना. रसिया तो खैर यूक्रेन में इन्वॉल्व है लेकिन चाइना मदद के लिए ज़रूर आएगा. डायरेक्ट मदद के लिए नहीं आए लेकिन अप्रत्यक्ष तौर पर मदद के लिए जरूर आएगा. रशिया, चाइना और ईरान की एक वॉर एक्सरसाइज शुरू हो चुकी है. मैंने क्या कहा कि ये पहले से ही थे. इनकी बीच की अंडरस्टैंडिंग बहुत पहले से है और ये इंडिया को भी रोप इन करना चाहते थे. तो चाहते थे कि एक नई धुरी विश्व व्यवस्था के अंदर बने जिसमें भारत, चीन, रसिया और ईरान हो. ये चौकड़ी यदि एक साथ काम करती है तो फिर ट्रंप और वेस्टर्न पावर को काउंटर करना बहुत आसान हो जाएगा. आप नहीं मानते कि ट्रंप इंटरवीन करेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि डायरेक्ट इंटरवीन करेंगे. यदि स्थितियां नेतन्याहू ने तो खूब मनाया कि ये मिसाइलें बना रहा है, कुछ कर रहा है, आप हमला कीजिए. अब तो मतलब चाहे अगर ट्रंप तो उनके पास दो बहाने हैं. एक तो ये जो उनको जन विद्रोह दिखाई दे रहा है और दूसरा वो बहाना तो हमेशा के लिए ही है कि वो न्यूक्लियर हथियार बना रहा है. और चीन तो चाहेगा कि अमेरिका जो है उलझ जाए यहाँ पर. इसलिए चाहेगा कि ट्रंप ने धमकी दे रखी है कि मैं जब तक प्रेसिडेंट हूं तब तक वो आंख नहीं दिखा सकता है ताइवान. खबर बताता हूं सर आपको. एक्चुअली ट्रंप ने ये वेनेजुएला में मादुरो को उठाकर के दुनिया में एक ऐसा उदाहरण पेश कर दिया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस तो पहले थी ही थी. अब तो जिसकी जो मर्जी आए वो करे. कर सकते हो तो कर लो. अब पाकिस्तान में लेकिन क्या हो रहा है वो आप देखिए. इससे जुड़ी हुई खबर है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को शायद ट्रंप ने नहीं सुना
या ट्रंप को शायद ये हो कि भाई मैं जब सीधे वहाँ पर अपने चपरासी से बात कर रहा हूँ, आसिम मुनीर से, तो मैं उसके नीचे के लेवल किसी से क्यों मैं उसकी सुनूं? लेकिन देश का रक्षा मंत्री तो है, वो टीवी पे बैठ के कह रहा है कि ट्रंप ने जो वेनेजुएला में किया उसने एक पैंडोरास बॉक्स खोल दिया है। फिर उन्होंने कहा कि ये अगर ईरान में करने की ऐसी कोशिश की तो फिर ये पाकिस्तान के लिए तो अच्छा नहीं होगा, ये हमारे लिए चिंता की बात होगी। तो इसके बाद सवाल होता है कि फिर साहब वो किया दुश्मन कौन है? दुश्मन तो है नेतन्याहू, इजराइल सबसे बड़ा दुश्मन है। तो वो उन्होंने कहा, वो एंकर और दोनों के रक्षा मंत्री के बीच की बातचीत है, वो कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई तुर्की एक दिन जाए और नेतन्याहू को उठा के ले आए इसी तरीके से जैसे वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप उठा करके ले आए। बिल्कुल होना चाहिए, वो तो जो है वो तो वॉर क्रिमिनल है, लेकिन क्या करें, ये बात ट्रंप को सुननी चाहिए। आगे के शब्द क्या करें, वो बेवकूफ बनाए जा रहा है, वो बेवकूफ बने जा रहे हैं। मतलब नेतन्याहू ट्रंप को बेवकूफ बना रहे हैं और पाकिस्तान का रक्षा मंत्री अमेरिका के राष्ट्रपति को बेवकूफ कह रहा है। वो कह रहे हैं कि ट्रंप जो है वो अगर इंसानियत के दोस्त हैं तो नेतन्याहू को उठा के लाए और नेतन्याहू पर फिर वो मुकदमा चलाएं, और नहीं तो फिर तुर्की का खलीफा आएगा वो उठा के लिए, वो दूसरा आदमी ख्वाहिश है कि तुर्की का वो जो आ जाए एर्दोगान साहब, वो नेतन्याहू को उठा के ले आए। वो देश 75 साल से चारों तरफ दुश्मनों से घिर के जंगें लड़ रहा है, घर में घुस के मार 6-8 जंगें लड़ चुका है। एक देश की हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके खिलाफ कुछ कर बैठे। नहीं और आप किया ना, सोच रहे हो नहीं, सभी लोगों ने मिलकर अटैक किया और उसके सभी बाद को पीटा। वही मैं कह रहा हूं, उसके बाद सभी को दांत लेकिन तोड़े। ये ख्वाहिशें पाकिस्तान की हैं। देखो एक तो मैं खबर बता दूं कि अभी 4 दिन पहले तेहरान में मोसाद के एक एजेंट को फांसी दी गई, उसको सजा सुनाई गई। मैं एक खबर आपको बता रहा हूं। और कहा जाता है ना कि मोसाद का एजेंट कहां हो सकता है, तो ख्वाजा साहब को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबके बारे में आप बोलिए, ट्रंप के बारे में भी बोलेंगे तो चलेगा, लेकिन नेतन्याहू के बारे में अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो थोड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। वैसे भी मुल्क आपका बड़ा, जिसको कहते हैं ना कि विचित्र सा चल रहा है। दुनिया इस वक्त कॉन्ट्रडिक्शंस की है। जिस ईरान को लेकर, ईरान में जो खोमैनी से लेकर खामेनी तक, यानी अभी की जो सत्ता है रिलीजियस लीडरशिप, उसके खिलाफ विद्रोह हो चुका है। और मेरा मानना है कि ट्रंप को इजराइल को क्यों नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसमें ईसाई या यहूदी कोण नहीं आना चाहिए। ये पूरी तरह से ईरान के लोगों के जो उनके मानवाधिकार हैं, मनुष्य होने का जो उनका अधिकार है, जो महिलाओं के अधिकार है, उसकी लड़ाई वो लड़ रहे हैं। तो एकदम नहीं जाना चाहिए, वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। सपोर्ट की बात जहां तक है, बिल्कुल सपोर्ट करना चाहिए और वो सपोर्ट मिल भी रहा है। रजा शाह पहलवी ने बहुत पहले कह दिया था कि अब मोनार्की हमें नहीं चाहिए, हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और मैं कोई सत्ता संभालने के लिए नहीं आ रहा हूं। तो एक अच्छी बात है कि उनकी भी क्लैरिटी है कि वो क्या कर सकते हैं। कल को अगर वो लौटे भी तेहरान तो उनकी भूमिका क्या हो सकती है, एक सेरेमोनियल पोस्ट हो सकती है, लेकिन वहां से कोई लीडरशिप निकलेगी। अब इस सब के बीच में जरा आप सोचिए, वो पाकिस्तान जिसको पीस कीपिंग फोर्स भेजना था गाजा, बिल्कुल वो पाकिस्तान जो रोज आसिम मुनीर से लेकर शहबाज तक जाते हैं ट्रंप के यहां, वो ट्रंप को बेवकूफ कह रहे हैं। अब ट्रंप साहब तक पता नहीं ये बात पहुंचेगी नहीं, उन्होंने बढ़िया हिंदी उर्दू मिलाकर बोली है, तो मुझको लगता है कोई तो ट्रांसलेटर होगा, अनुवादक उनको पहुंचाएगा, और नहीं पहुंचाएगा तो इसको कोई न कोई तो बता ही दे रहा होगा उनको कि पाकिस्तान की ये हैसियत हो गई। तो जरा देखना चाहिए कि मतलब इतनी आपने बढ़ा दिया, आपका गुंडा कैसे बोल रहा है। अमेरिका में एक लाइन में बोल दूं कोई आपको। सुन रहा होगा तो जरूर ट्रंप तक पहुंचाएगा। नहीं, एक लाइन में कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में तो न्यूज चैनल पर एंटरटेनमेंट चल रहा है, आप भी इसको जीसी बना रहे हैं उसको डिस्कस करके। सर वो एंटरटेनिंग आदमी है तो मैं क्या कर रहे हैं, करूं? तो बैठा उस कुर्सी पे ये आपने कह दिया, जब ट्रंप साहब रोज एंटरटेन करते हैं सुबह बाथरूम के दरवाजे, माफ कीजिएगा एयरफोर्स 1 के दरवाजे पे खड़े होकर,